हेलो एल्केन और हेलो एरिन में अपन ने जो पढ़ लिया है वो है बच्चों वर्गीकरण। और इस क्लासिफिकेशन में अपन ने काफ़ी शब्दों को सीखा, जैसे एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, एरिल हैलाइड किसे कहते हैं, जेम डाई हैलाइड, विश डाई हैलाइड क्या होते हैं, मोनो हैलाइड, डाई हैलाइड क्या होते हैं, इन सब के बारे में अपन ने चर्चा करी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है CX आबंध की प्रकृति, जो कि आपकी बुक का टॉपिक है, प्रत्यक्ष रूप से दे रखा है। तो चर्चा करते हैं एल्किल हैलाइड में CX बंध की प्रकृति कैसे होती है। एकदम धीरे धीरे, एकदम बेसिक से एक एक चीज़ डिटेल से समझते हुए चलेंगे। आपके बोर्ड के लिए बिल्कुल अमृत होगा ये। तो अगर कार्बन हैलोजन के साथ बंध अगर बनाए तो वो किस प्रकार का गुणधर्म प्रदर्शित करेगी, किस प्रकार का गुणधर्म उसका होगा, किस प्रकार के लक्षण वो प्रदर्शित करेगी, क्या उसके क्राइटेरियाज होंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं अपन कार्बन की। इंडिविजुअल, जब कार्बन और हैलोजन की शादी होगी तो पहले दुल्हन की चर्चा करते हैं, कार्बन। हाँ, आपको बता दूं, कार्बन एक स्त्रीलिंग है, यानी कि एक प्रकार की लड़की है। और लड़की भी मामूली लड़की नहीं है, सबसे खूबसूरत लड़की है, यानी कि सोनपरी है ये। ऐसी सोनपरी जिसको पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट पसंद करते हैं। इसके साथ तो कोई भी विवाह कर लेगा, क्योंकि सबसे खूबसूरत जो है। और इसके और गुणों की अगर बात करें तो बड़ी सुशील है, लालची नहीं है ज़्यादा। थोड़े बहुत तो सभी होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। लालची बोले तो विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता को अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, विद्युत ऋणता होती है बच्चों इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर। खींचेगी कहाँ? अपनी तरफ। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर को बोलते हैं क्या? विद्युत ऋणता। एक शब्द में आप सीख सकते हो। तो ज़्यादा लालची है नहीं, इसकी विद्युत ऋणता होती है 2.5 के लगभग। तो ज़्यादा ये नहीं खींचती अपनी ओर। बात करें हैलोजन की, जो कार्बन के साथ विवाह करेगा। हैलोजन में कई लड़के आते हैं, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अब ये सब लड़के मोहल्ले के सबसे बदमाश लड़कों की श्रेणी में आते हैं। कैसे? फ्लोरीन तो ऐसा निकम्मा, इतना भयंकर लालची आदमी है, इतना भयंकर कि इसकी विद्युत ऋणता 4 होती है। पीरियोडिक टेबल में एक भी इसके जितना आवारा लड़का है नहीं, फ्लोरीन जितना। जहां कहीं भी इसको इलेक्ट्रॉन मिले तुरंत अपनी तरफ खींच लेता है। बड़ा भयानक काम है इसका, बहुत ज्यादा पावर है इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर 2.5 है, विद्युत ऋणता 2.5 है। वहीं फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो 4 है। तो सीधी सी बात है कि कार्बन से, बेचारी भोली भाली सोनपरी से, हैलोजन्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन से खींच लेंगे। सारे हैलोजन्स की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा ही होती है। फ्लोरीन की लगभग 4, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की 2.6 के करीब करीब होती है। तो अपन कह सकते हैं कि सोनपरी से तो इलेक्ट्रॉन जाने वाले ही हैं, कुछ भी हो, है ना। चलिए, जब कार्बन हैलोजन के साथ बंध बनाएगी, हैलोजन कोई भी हैलोजन हो, हम समझ चुके हैं कि हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो भले ही कोई भी हैलोजन हो। तो जब हैलोजन के साथ कार्बन बंध बनाएगी तब इस बंध के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? हैलोजन अपनी तरफ खींचेगा। हैलोजन जब अपनी तरफ कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को या बंध के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो हैलोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, और उस अधिकता के कारण हैलोजन पर आवेश आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण नेगेटिव चार्ज आता है और कमी के कारण पॉजिटिव। तो जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा हैलोजन तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, तो उस पर आ गया कौन सा चार्ज बच्चों? नेगेटिव चार्ज। और कार्बन पे कमी के कारण आ गया पॉजिटिव चार्ज। और ऐसी स्थिति को अपन कहते हैं ध्रुवीय स्थिति। दो ध्रुव बन गए बच्चों, दो सिरे बन गए, दो पोल बन गए, एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल, है ना। एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल, दो ध्रुव बन गए, दो सिरे बन गए, है ना। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं क्या? ध्रुवीय स्थिति। तो मैं कह सकता हूँ ये बंध कैसे, किस प्रकार का बंध है? ये एक प्रकार का ध्रुवीय बंध है, जिसमें दो सिरे हों, दोनों अलग अलग प्रकार के, लड़के पे पॉजिटिव चार्ज और लड़के पे नेगेटिव चार्ज। ध्रुवीय ये बंध है, जैसा कि आपको दिखाया गया है, आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ देखो आप, कार्बन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ हैलोजन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज।
कार्बन की चारों संयोजकताओं में से यदि एक हैलोजन जुड़ा हुआ हो तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि लालची है, हैलोजन्स बड़े लालची होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स खींचने की पावर इनकी बड़ी ज़्यादा होती है। तो आपको क्या करना है, दो बातें ध्यान में रखनी है। क्या? एक तो कार्बन के साथ जब हैलोजन बंध बनाएगा, क्या? एक तो कार्बन के साथ जो हैलोजन बंध बनाएगा तो वो बंध किस प्रकार का होगा, एक तरह का ध्रुवीय बंध होगा। चार्ज किस पे कौन सा आएगा, तो देख लो, हैलोजन पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हैलोजन्स की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसकी विद्युत ऋणता कम है। इसी के साथ साथ आपको ये कुछ विद्युत ऋणताएं भी याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आपकी बुक क्या कहती है इसमें, बुक भी पढ़ाऊं क्या आपको? चलो बुक भी पढ़ा देता हूं मैं। चलिए एक सेकेंड, चलिए सर, ये आपकी किताब हो गई। आपकी किताब कहती है बच्चों कि हैलोजन परमाणु कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, हमें पता ही है। एल्किल हैलाइड का कार्बन हैलोजन आबंध ध्रुवित हो जाता है, इससे कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश व हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश हो जाता है। अपन ने पढ़ ली है बात, तो कोई महत्वपूर्ण है ही नहीं। चलो अब बात करते हैं थोड़ी सी अलग प्रकार की। क्या? कि कार्बन के साथ फ्लोरीन जुड़ सकता है, कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ सकता है, कार्बन के साथ हैलोजन्स की अगर बात करें तो ब्रोमीन जुड़ सकता है, और हैलोजन्स में आता है क्या, आयोडीन। ये चार जुड़ सकते हैं। और हमें पता है कि ये जो हैलोजन्स होते हैं ये 17वें वर्ग में आते हैं। कौन से वर्ग में है ये? 17वें वर्ग में, आवर्त सारणी में। और इस वर्ग में, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता है। उसका कारण है कोषों की संख्या बढ़ना। आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुओं का आकार बढ़ता है, क्योंकि उसमें कोषों की संख्या बढ़ जाती है ना, यही बात है। तो अब देखो कि जब कार्बन फ्लोरीन के साथ बंध बनाएगा तब तो फ्लोरीन तो छोटा सा है, ये देखो स्ट्रक्चर यहाँ पे। जब कार्बन क्लोरीन के साथ बंध बनाएगा तो क्लोरीन फ्लोरीन से थोड़ा सा बड़ा है, ये देखो। और जब कार्बन ब्रोमीन के साथ बंध बनाएगा तो ये तो क्लोरीन से भी बड़ा है। यानी कि मैं कह रहा हूँ हैलोजन्स लगातार क्या करेंगे, हैलोजन्स का लगातार साइज बढ़ रहा है। बढ़ने के कारण मैं कह सकता हूँ कि कार्बन और हैलोजन के बीच में ये जो ये बंध होगा, इस बंध की बंध लंबाई भी बढ़ेगी, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। आप सहसंयोजक त्रिज्या पढ़ चुके हो, क्योंकि जब एटम का साइज बढ़ेगा तो उनके बीच की दूरियां भी तो बढ़ेगी, यही बात है। दूरियां बढ़ने के कारण बंध लंबा हो गया, दूरियां बढ़ चुकी है, दूरियां बढ़ने के कारण बंध लंबा हो गया, और लंबी चीज़ों को तोड़ना आसान होता है बच्चों। आप देखो लंबी लकड़ी को आसानी से तोड़ पाते हो या छोटी लकड़ी को, तो आप कहोगे लंबी लकड़ी को। तो लंबे बंध आसानी से टूटते हैं बच्चों। तो मैं कह सकता हूँ कि जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, दूरियाँ बढ़ जाएगी, तो मैं कह सकता हूँ बंध दूरियाँ क्या होगी, बढ़ेंगी। बंध दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी मैं कह सकता हूँ ये कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जितनी दूरी है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में ज़्यादा होगी, और कार्बन और ब्रोमीन के बीच में और ज़्यादा, और कार्बन और आयोडीन के बीच में और ज़्यादा। दूरी ज़्यादा होगी तो इन्हें तोड़ना क्या होगा, आसान होगा। समझते हो बच्चों इस बात को? और ये आपके सामने डायग्राम्स भी दिखा रखे हैं मैंने। ये देखो फ्लोरीन छोटा, फिर क्लोरीन बड़ा, फिर ब्रोमीन बड़ा। बंध लंबाइयों की भी मैं आपके सामने सारणी लेके आया हूँ। जब कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बंध होता है तब इसकी लंबाई लगभग 139 पिकोमीटर होती है, और कार्बन क्लोरीन के बीच में 178 पिकोमीटर, और कार्बन और ब्रोमीन के बीच में हो तो 193 पिकोमीटर, और कार्बन और आयोडीन के बीच में हो तो 214 पिकोमीटर। यानी कि बंध लंबाई बढ़ती जा रही है। यानी कि अगर अपने को कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बंध है और कार्बन और आयोडीन के बीच में बंध है, अगर इन दोनों बंधों में अगर तोड़ना पड़े हमें बंधों को, तो किस में ज़्यादा ऊर्जा लगेगी? तो मैं कहूँगा कार्बन और आयोडीन को अगर तोड़ूंगा तो ये आसानी से टूट जाएगा, इसमें कम ऊर्जा खपत होगी। लेकिन कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बंध लंबाई बहुत ही छोटी सी है, और इसके कारण अपने को तोड़ने के लिए ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ये बात आपको समझ में आती है? बंध लंबाई वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है? चलिए आगे चलते हैं।
हेलो एल्केन और हेलो एरिन में अपन ने जो पढ़ लिया है वो है बच्चों वर्गीकरण। और इस क्लासिफिकेशन में अपन ने काफ़ी शब्दों को सीखा, जैसे एल्किल हैलाइड किसे कहते हैं, एरिल हैलाइड किसे कहते हैं, जेम डाई हैलाइड, विश डाई हैलाइड क्या होते हैं, मोनो हैलाइड, डाई हैलाइड क्या होते हैं, इन सब के बारे में अपन ने चर्चा करी। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है CX आबंध की प्रकृति, जो कि आपकी बुक का टॉपिक है, प्रत्यक्ष रूप से दे रखा है। तो चर्चा करते हैं एल्किल हैलाइड में CX बंध की प्रकृति कैसे होती है। एकदम धीरे धीरे, एकदम बेसिक से एक एक चीज़ डिटेल से समझते हुए चलेंगे। आपके बोर्ड के लिए बिल्कुल अमृत होगा ये। तो अगर कार्बन हैलोजन के साथ बंध अगर बनाए तो वो किस प्रकार का गुणधर्म प्रदर्शित करेगी, किस प्रकार का गुणधर्म उसका होगा, किस प्रकार के लक्षण वो प्रदर्शित करेगी, क्या उसके क्राइटेरियाज होंगे, देखते हैं। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं अपन कार्बन की। इंडिविजुअल, जब कार्बन और हैलोजन की शादी होगी तो पहले दुल्हन की चर्चा करते हैं, कार्बन। हाँ, आपको बता दूं कार्बन एक स्त्रीलिंग है, यानी कि एक प्रकार की लड़की है। और लड़की भी मामूली लड़की नहीं है, सबसे खूबसूरत लड़की है, यानी कि सोनपरी है ये। ऐसी सोनपरी जिसको पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट पसंद करते हैं। इसके साथ तो कोई भी विवाह कर लेगा, क्योंकि सबसे खूबसूरत जो है। और इसके और गुणों की अगर बात करें तो बड़ी सुशील है, लालची नहीं है ज़्यादा। थोड़े बहुत तो सभी होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा नहीं है। लालची बोले तो विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता को अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, विद्युत ऋणता होती है बच्चों इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर। खींचेगी कहाँ? अपनी तरफ। तो इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर को बोलते हैं क्या? विद्युत ऋणता। एक शब्द में आप सीख सकते हो। तो ज़्यादा लालची है नहीं, इसकी विद्युत ऋणता होती है 2.5 के लगभग, तो ज़्यादा ये नहीं खींचती अपनी ओर। बात करें हैलोजन की, जो कार्बन के साथ विवाह करेगा। हैलोजन में कई लड़के आते हैं, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। अब ये सब लड़के मोहल्ले के सबसे बदमाश लड़कों की श्रेणी में आते हैं। कैसे? फ्लोरीन तो ऐसा निकम्मा, इतना भयंकर लालची आदमी है, इतना भयंकर कि इसकी विद्युत ऋणता 4 होती है। पीरियोडिक टेबल में एक भी इसके जितना आवारा लड़का है नहीं, फ्लोरीन जितना। जहां कहीं भी इसको इलेक्ट्रॉन मिले तुरंत अपनी तरफ खींच लेता है। बड़ा भयानक काम है इसका, बहुत ज़्यादा पावर है इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर 2.5 है, विद्युत ऋणता 2.5 है। वहीं फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी है वो 4 है। तो सीधी सी बात है कि कार्बन से, बेचारी भोली भाली सोनपरी से, हैलोजन्स क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन से खींच लेंगे। सारे हैलोजन्स की विद्युत ऋणता कार्बन से ज़्यादा ही होती है। फ्लोरीन की लगभग 4, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की 2.6 के करीब करीब होती है। तो अपन कह सकते हैं कि सोनपरी से तो इलेक्ट्रॉन जाने वाले ही हैं, कुछ भी हो, है ना। चलिए, जब कार्बन हैलोजन के साथ बंध बनाएगी, हैलोजन कोई भी हैलोजन हो, हम समझ चुके हैं कि हैलोजनों की इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर बहुत ज़्यादा होती है, तो भले ही कोई भी हैलोजन हो। तो जब हैलोजन के साथ कार्बन बंध बनाएगी तब इस बंध के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? हैलोजन अपनी तरफ खींचेगा। हैलोजन जब अपनी तरफ कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को या बंध के इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा तो हैलोजन के पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होगी, और उस अधिकता के कारण हैलोजन पर आवेश आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण नेगेटिव चार्ज आता है और कमी के कारण पॉजिटिव। तो जब इलेक्ट्रॉन खींच लेगा हैलोजन तो उसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता हो जाएगी, तो उस पर आ गया कौन सा चार्ज बच्चों? नेगेटिव चार्ज। और कार्बन पे कमी के कारण आ गया पॉजिटिव चार्ज। और ऐसी स्थिति को अपन कहते हैं ध्रुवीय स्थिति। 2 ध्रुव बन गए बच्चों, 2 सिरे बन गए, 2 पोल बन गए, एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल, है ना। एक नेगेटिव पोल एक पॉजिटिव पोल, 2 ध्रुव बन गए, 2 सिरे बन गए, है ना। तो ऐसी स्थिति को बोलते हैं क्या? ध्रुवीय स्थिति। तो मैं कह सकता हूँ ये बंध किस प्रकार का बंध है? ये एक प्रकार का ध्रुवीय बंध है जिसमें 2 सिरे हों, दोनों अलग अलग प्रकार के, लड़के पे पॉजिटिव चार्ज और लड़के पे नेगेटिव चार्ज। ध्रुवीय ये बंध है, जैसा कि आपको दिखाया गया है, आप यहाँ देख सकते हो। यहाँ देखो आप, कार्बन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। यहाँ हैलोजन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज।
कार्बन की चारों संयोजकताओं में से यदि एक हैलोजन जुड़ा हुआ हो तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेगा, क्योंकि लालची है, हैलोजन्स बड़े लालची होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स खींचने की पावर इनकी बड़ी ज़्यादा होती है। तो आपको क्या करना है, दो बातें ध्यान में रखनी है। क्या? एक तो कार्बन के साथ जब हैलोजन बंध बनाएगा, क्या? एक तो कार्बन के साथ जब हैलोजन बंध बनाएगा तो वो बंध किस प्रकार का होगा, एक तरह का ध्रुवीय बंध होगा। चार्ज किस पे कौन सा आएगा, तो देख लो, हैलोजन पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि हैलोजन्स की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, और कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि उसकी विद्युत ऋणता कम है। इसी के साथ साथ आपको ये कुछ विद्युत ऋणताएँ भी याद रखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो आपकी बुक क्या कहती है इसमें, बुक भी पढ़ाऊँ क्या आपको? चलो बुक भी पढ़ा देता हूँ मैं। चलिए एक सेकेंड। चलिए सर, ये आपकी किताब हो गई। आपकी किताब कहती है बच्चों कि हैलोजन परमाणु कार्बन परमाणु की तुलना में अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, हमें पता ही है। एल्किल हैलाइड का कार्बन हैलोजन आबंध ध्रुवित हो जाता है, इससे कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश व हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश हो जाता है। अपन ने पढ़ ली है बात, तो कोई महत्वपूर्ण है ही नहीं। चलो अब बात करते हैं थोड़ी सी अलग प्रकार की। क्या? कि कार्बन के साथ फ्लोरीन जुड़ सकता है, कार्बन के साथ क्लोरीन जुड़ सकता है, कार्बन के साथ हैलोजन्स की अगर बात करें तो ब्रोमीन जुड़ सकता है, और हैलोजन्स में आता है क्या, आयोडीन। ये चार जुड़ सकते हैं। और हमें पता है कि ये जो हैलोजन्स होते हैं ये 17वें वर्ग में आते हैं। कौन से वर्ग में है ये? 17वें वर्ग में, आवर्त सारणी में। और इस वर्ग में, किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार क्या होता है, परमाणु का आकार बढ़ता है। उसका कारण है कोषों की संख्या बढ़ना। आप 11वीं क्लास में पढ़ चुके हो कि किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणुओं का आकार बढ़ता है, क्योंकि उसमें कोषों की संख्या बढ़ जाती है ना, यही बात है। तो अब देखो कि जब कार्बन फ्लोरीन के साथ बंध बनाएगा तब तो फ्लोरीन तो छोटा सा है, ये देखो स्ट्रक्चर यहाँ पे। जब कार्बन क्लोरीन के साथ बंध बनाएगा तो क्लोरीन फ्लोरीन से थोड़ा सा बड़ा है, ये देखो। और जब कार्बन ब्रोमीन के साथ बंध बनाएगा तो ये तो क्लोरीन से भी बड़ा है। यानी कि मैं कह रहा हूँ हैलोजन्स लगातार क्या करेंगे, हैलोजन्स का लगातार साइज बढ़ रहा है। बढ़ने के कारण मैं कह सकता हूँ कि कार्बन और हैलोजन के बीच में ये जो ये बंध होगा, इस बंध की बंध लंबाई भी बढ़ेगी, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। आप सहसंयोजक त्रिज्या पढ़ चुके हो, क्योंकि जब एटम का साइज बढ़ेगा तो उनके बीच की दूरियां भी तो बढ़ेगी, यही बात है। दूरियां बढ़ने के कारण बंध लंबा हो गया, दूरियां बढ़ चुकी है, दूरियां बढ़ने के कारण बंध लंबा हो गया, और लंबी चीज़ों को तोड़ना आसान होता है बच्चों। आप देखो लंबी लकड़ी को आसानी से तोड़ पाते हो या छोटी लकड़ी को, तो आप कहोगे लंबी लकड़ी को। तो लंबे बंध आसानी से टूटते हैं बच्चों। तो मैं कह सकता हूँ कि जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो लंबाई बढ़ जाएगी, दूरियाँ बढ़ जाएगी, तो मैं कह सकता हूँ बंध दूरियाँ क्या होगी, बढ़ेंगी। बंध दूरी क्या होगी, बढ़ेगी। यानी मैं कह सकता हूँ ये कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जितनी दूरी है, कार्बन और क्लोरीन के बीच में ज़्यादा होगी, और कार्बन और ब्रोमीन के बीच में और ज़्यादा, और कार्बन और आयोडीन के बीच में और ज़्यादा। दूरी ज़्यादा होगी तो इन्हें तोड़ना क्या होगा, आसान होगा। समझते हो बच्चों इस बात को? और ये आपके सामने डायग्राम्स भी दिखा रखे हैं मैंने। ये देखो फ्लोरीन छोटा, फिर क्लोरीन बड़ा, फिर ब्रोमीन बड़ा। बंध लंबाइयों की भी मैं आपके सामने सारणी लेके आया हूँ। जब कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बंध होता है तब इसकी लंबाई लगभग 139 पिकोमीटर होती है, और कार्बन क्लोरीन के बीच में 178 पिकोमीटर, और कार्बन और ब्रोमीन के बीच में हो तो 193 पिकोमीटर, और कार्बन और आयोडीन के बीच में हो तो 214 पिकोमीटर। यानी कि बंध लंबाई बढ़ती जा रही है। यानी कि अगर अपने को कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बंध है और कार्बन और आयोडीन के बीच में बंध है, अगर इन दोनों बंधों में अगर तोड़ना पड़े हमें बंधों को, तो किस में ज़्यादा ऊर्जा लगेगी? तो मैं कहूँगा कार्बन और आयोडीन को अगर तोड़ूंगा तो ये आसानी से टूट जाएगा, इसमें कम ऊर्जा खपत होगी। लेकिन कार्बन और फ्लोरीन के बीच में बंध लंबाई बहुत ही छोटी सी है, और इसके कारण अपने को तोड़ने के लिए ऊर्जा ज़्यादा देनी पड़ेगी। तो ये बात आपको समझ में आती है? बंध लंबाई वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है। चलिए आगे चलते हैं।
तो अब आप लिख लो, नोट्स बना लो, हेडिंग लगाओ आप, नेचर ऑफ कार्बन हैलोजन बॉन्ड या CX बंध की प्रकृति। इसमें लिखो आप, फटाफट लिख लेना, मैं जल्दी जल्दी लिखवा रहा हूँ आपको। एल्किल हैलाइड में कि अपने हेडिंग लगाइए नेचर ऑफ CX बॉन्ड, और जो मैंने समझाया वही आपको लिखवाया है मैंने क्या, कि एल्किल हैलाइड में कार्बन हैलोजन परमाणु से जुड़ा होता है, बिल्कुल सही बात है। कार्बन तथा हैलोजन परमाणु के मध्य सहसंयोजक बंध होता है, हमें मालूम है। आगे हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता उच्च होती है, हमें पता है, फ्लोरीन की 4, क्लोरीन की 3, ब्रोमीन की 2.8 और आयोडीन की 2.5। और विद्युत ऋणता से मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर। तो हैलोजन परमाणु की विद्युत ऋणता उच्च होती है, जिससे बंध के इलेक्ट्रॉन हैलोजन परमाणु की तरफ आकर्षित होते हैं, हमने समझ रखा है। जिससे हैलोजन परमाणु पर आंशिक ऋणावेश तथा कार्बन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है, यह भी अपन ने सीख लिया। जिससे कार्बन तथा हैलोजन परमाणु के बीच का बंध क्या हो जाता है बच्चों, ध्रुवीय हो जाता है। तो ये बात अपन ने सीख ली। आगे थोड़ा सा और लिख लो आप। चलो बच्चों देखो, एक बात लिखनी थी आपको, क्या वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार सामान्यतया बढ़ता है। आपको मालूम है किसी भी वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो आकार बढ़ेगा, और उसका कारण होता है कोषों की संख्या बढ़ना। आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो आकार घटता है, और जिसका कारण होता है क्या, जेड इफेक्टिव। आप 11th क्लास में सीख चुके हो, आवर्त सारणी में आपने पढ़ रखा है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार बढ़ता है, जिससे कार्बन हैलोजन बंध की बंध लंबाई कार्बन फ्लोरीन से कार्बन आयोडीन तक बढ़ती है। समझ चुकी हो, समझा दिया मैंने, बस एक टॉपिक कंप्लीट। सिंपल सी बात है। क्या क्या ध्यान में रखना है अपने को? पहली बात कि कार्बन और हैलोजन के बीच में जो बंध होता है वो क्या होता है बच्चों, ध्रुवीय। कार्बन की विद्युत ऋणता 2.5, हैलोजन्स की 2.5 से ज़्यादा ही होती है, 4, 3, 2.8, 2.6 के आसपास, यही बात है। और आवेश कार्बन पे आंशिक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और हैलोजन्स पे आंशिक नेगेटिव। इतनी बात ध्यान में रखनी है आपको। चलिए अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों, क्या अगला टॉपिक है, हेडिंग लगा लो, एल्किल हैलाइड को बनाने की विधियां। प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड को बनाने की विधियां, बनाने की विधियां, ये अपने को सीखनी है। रिएक्शंस वाला पार्ट चालू हो गया थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन अपन एकदम डिटेल से कर लेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि कैसे कैसे इनको बनाया जा सकता है। एक ओवरव्यू मैं आपको दे दूं, एक आउटलाइन आप अभी से आपको बना के दे दूं, यानी कि अपने को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो लिख लो एक बार, फिर समझाऊंगा।
अपने को पढ़नी है, जिसमें सबसे पहले अपन पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन से कैसे बना सकते हैं। हाइड्रोकार्बन से बोले तो एल्कीन, एल्केन और एल्काइन। तो सबसे पहले इसमें अपन पढ़ेंगे किससे बनाने की विधि, एल्केन से कैसे बनाएंगे, उसके बाद एल्कीन से कैसे बनाते हैं एल्किल हैलाइड को, फिर HX से अभिक्रिया, फिर X2 से अभिक्रिया, है ना, Cl2F2 Br2 हो गया। फिर एल्कोहल से कैसे बना सकते हैं वो अपन चर्चा करेंगे। उसमें अपन HX की अभिक्रिया कराएंगे PCl3 से, PCl5 से, SOCl2 से और X2 से। और अंतिम पढ़ना है हैलोजन विनिमय, जिसमें 2 नेम रिएक्शन अपने को पढ़नी है, फ्रिंकलस्टाइन और श्वार्ट्ज अभिक्रिया। तो ये इतनी नेम रिएक्शंस हैं, ये पढ़नी है अपने को, ये रिएक्शन थोड़ा ध्यान में रखना है। ये सब विधियाँ हैं किसको, एल्किल हैलाइड बनाने की विधियाँ। तो पढ़ते हैं अपन, शुरू करते हैं सबसे पहले हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन से आपको मालूम है बच्चों, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, एल्कीन, एल्केन और एल्काइंस को। तो सबसे पहले इसमें करो एल्केन से बनाने की विधि देखते हैं, उसके बाद एल्कीन से, फिर एल्काइन से। तो सबसे पहले एल्केन से, यानी कि अपने को करना क्या है बच्चों, किसी भी एल्केन में मेथेन हो सकती है, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, कुछ भी, उसमें क्या करना है अपने को, हैलोजन को जोड़ना है। कैसे जोड़ सकते हैं बच्चों हैलोजन को, हैलोजनीकरण कैसे कर सकते हैं बच्चों, प्रकाश की उपस्थिति में किया जाता है H में, और फिर अपने को क्या मिलेगा, एल्किल हैलाइड। समझते हो। अब हैलोजन यहाँ अपन जोड़ सकते हैं कौन से, फ्लोरीन जोड़ सकते हैं, क्लोरीन जोड़ सकते हैं, ब्रोमीन जोड़ सकते हैं और आयोडीन। इन सब को जोड़ के देखेंगे। तो सबसे पहले एग्जाम्पल से मैं बताता हूँ आपको। मान लो अपन एल्केन में ले लेते हैं मेथेन CH4, ठीक है। उसमें अगर अपन क्लोरीन को ऐड करें Cl2 को H की प्रेजेंस में, तो यहाँ पे जो अपनी मेथेन है इसका एक हाइड्रोजन हट जाएगा और क्लोरीन के एक हाइड्रोजन के साथ संयुक्त हो जाएगा, यानी कि माइनस क्या हो जाएगा HCl, और बन क्या जाएगा बच्चों, प्रोडक्ट बनेगा CH3Cl। लेकिन अभी भी कंटेनर के अंदर अपना Cl2 प्रेजेंस है, क्लोरीन प्रेजेंट है और प्रकाश भी अपने पास है। तो यह अभिक्रिया यहीं पर रुकेगी नहीं और आगे चलेगी। ये बन क्या गया अपना, ये बन गई अपनी मोनोक्लोरोमेथेन। क्या बन गई ये, मोनोक्लोरोमेथेन। या डायरेक्ट मैं लिख भी सकता हूँ इसे क्लोरोमेथेन अपनी बन गई। लेकिन अभी भी कंटेनर के अंदर और Cl2 बाकी है, तो और आगे अभिक्रिया चलेगी। Cl2 है ही है, H की प्रेजेंस में एक HCl और निकल जाएगा, तो बन क्या जाएगा, पहले 3 CH3 थे, यहाँ पे देखो पहले 3 हाइड्रोजन थे, एक क्लोरीन था, अब एक और हाइड्रोजन निकल जाएगा, तो CH2 एक और क्लोरीन जुड़ जाएगा, और प्लस इसके साथ में क्या बन जाएगा HCl। जो ये HCl निकला है माइनस HCl लिखा है, यहाँ भी आप लिख सकते हो प्लस HCl। लेकिन अभी भी कंटेनर में और Cl2 बाकी है और मेथेन के पास हटने के लिए और हाइड्रोजन भी है, तो और आगे अभिक्रिया चल जाएगी किसके प्रेजेंस में, Cl2 के प्रेजेंस में, प्रकाश की उपस्थिति में, और माइनस आप कर दोगे क्या यहाँ पे HCl, तो एक और हाइड्रोजन लगा दो CHCl3 प्लस HCl। क्या बन गया ये, ट्राइक्लोरोमेथेन। क्या बन गया ये, ट्राइक्लोरोमेथेन। लिख दो आप ट्राइक्लोरोमेथेन। और ट्राइक्लोरोमेथेन को ही क्या बोलते हैं बच्चों, क्लोरोफॉर्म। तो ब्रैकेट में लिख लो क्लोरोफॉर्म। लेकिन अभी भी एक हाइड्रोजन और हटने के लिए बाकी है, तो प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन अभी पड़ा है, एक हाइड्रोजन और हटा दो, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बनेगा CCl4 टेट्राक्लोरोमेथेन। बात समझ में आई आपको। यानी कि आपने क्या किया, कंटेनर में एक बार ये डाला, दो चीज़ों को डाला, और उसके बाद प्रकाश की उपस्थिति हुई और ये सारा माल मसाला बनता चला गया। यानी कि अगर मान लो आपको अकेला यही प्रोडक्ट चाहिए तो ना नहीं बन सकता, क्योंकि ये सारे बनेंगे इसके साथ।
तो यानी कि अपन एक अकेला प्रोडक्ट नहीं बना सकते इसमें। और इसकी अगर मैकेनिज्म आपको समझनी है, क्रियाविधि समझनी है, तो मैं बता दूं बच्चों, ये मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है। बात समझ में आई क्या आपको? कौन सी क्रियाविधि द्वारा संपन्न होता है? ये मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा। अगला देखो आप, अभी आपने क्लोरीन जोड़ा तो इसे बोलते हैं क्लोरीनीकरण। तो यहाँ पे आप हेडिंग लगा लो एक छोटी सी एग्जाम्पल के ऊपर, मेथेन का क्लोरीनीकरण, या डायरेक्ट हेडिंग लगा लो यहाँ पे क्लोरीनीकरण। क्लोरीनीकरण नोट्स बना रहे होंगे आप साथ साथ, ठीक है। क्लोरीनीकरण पढ़ लिया। इसी प्रकार ब्रोमिनेशन पढ़ लेते हैं, पर ब्रोमिनीकरण। ब्रोमिनीकरण इसमें क्या होगा, अपन ब्रोमीन को जोड़ेंगे। ठीक वैसे आप एग्जाम्पल उठा लो एक, CH4 के अंदर क्या ऐड कर लो, ब्रोमीन Br2। ठीक वैसा ही बनेगा हर बार, पहले CH3Br बन जाएगा, उसके बाद फिर आगे CH2Br2 बन जाएगा, उसके आगे वैसे ठीक जैसे क्लोरीनीकरण चला था वैसा का वैसा ही चलेगा। बात समझ में आती है आपको? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलें, चलो जी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या कि यह अभिक्रियाएं किस आधार पर चलती है? मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा। चलो तीसरा और लिख लो, ब्रोमीकरण हो गया, क्लोरीनीकरण हो गया, और क्या लिखोगे? फ्लोरीनीकरण लिख लो, या आयोडीनीकरण लिख लो पहले। आयोडीनी, इसमें क्या होगा, अपने को आयोडीन जोड़ना होगा, यही बात है। तो वापस वही एग्जांपल, मेथेन को एक एल्केन कोई भी उठा सकते हो आप, कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस I2 किसकी प्रेजेंस में? प्रकाश की उपस्थिति में। तो क्या बनेगा? CH3I प्लस HI, एक हाइड्रोजन हट जाएगा। लेकिन होता क्या है बच्चों, ये जो HI है ना, ये मजबूत या मैं कहूँ स्ट्रॉन्ग अपचायक प्रकृति का है, रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है ये? स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये अभिक्रिया को और आगे चलने नहीं देगा। ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट ये क्या करेगा, इस CH3I को, मोनोआयोडोमेथेन को क्या करेगा, वापस इसके अंदर परिवर्तित कर देगा। यानी कि ये अभिक्रिया आगे की तरफ चलेगी नहीं, ये प्रबल अपचायक है। तो इस स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट को हटाने के लिए अपने को स्ट्रॉन्ग ऐड करना पड़ेगा क्या अभिक्रिया में? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपने को ऐड करना पड़ेगा। जैसे अपन ऐड कर सकते हैं इसमें, मैं बताता हूँ आपको, जैसे ये ऐड कर सकते हैं, इसको ऐड कर दिया तो ये HI के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेगा वापस बच्चों? प्लस H2। तो मान के चलो, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि HI की केस में ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट द्वारा इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा पहले, तभी अपन अभिक्रिया को करा सकते हैं। तीसरा फ्लोरीनीकरण। फ्लोरीनीकरण, तो फ्लोरीनीकरण अपन नहीं करा सकते बच्चों। क्यों नहीं कर सकते? इसमें लिख लो क्या, नहीं कर सकते। कारण बहुत ही ज़्यादा उष्माक्षेपी होता है ये, है ना, एक्सप्लोजिव होता है, क्योंकि यह एक्सप्लोजिव होता है। तो आपकी बुक में केवल क्लोरीनीकरण है, ये एक है केवल आपकी किताब में, ये वाला है ना। तो आप केवल ये याद कर सकते हो अगर आप बोर्ड के लिए हो। अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा जानना है तो ये चीज़ें भी आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। लिखोगे यहाँ पे थोड़ा सा, क्या लिखोगे? चलो थोड़ा सा लिखवा देता हूँ मैं आपको।
तो मैंने लिखा है बच्चों क्या कि यह विक्रिया मुक्त मूलक क्रियाविधि द्वारा संपन्न होती है। आप सबको मैंने बता दिया, रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको करके दिखा दी। अगली बात, एल्केन के क्लोरीनीकरण मेथेन को छोड़कर प्रकाश की उपस्थिति में करवाया जाता है तो एल्किल हैलाइड के समावयवी यौगिक बनते हैं। अब ये बात थोड़ी सी अटपटी है, समावयवी यौगिक, क्योंकि ये 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है और आपको मालूम होगा समावयवी किसे कहते हैं, जिसका संरचना सूत्र समान हो। समावयवी यौगिक किसे कहते हैं, जिसका संरचना सूत्र तो समान हो, अणुसूत्र समान हो और संरचना सूत्र क्या हो, अलग अलग हो। इन सब का अणुसूत्र सेम है, देखो इन सब का अणुसूत्र सेम है, जितने क्लोरीन उतने ही कार्बन उतने ही हाइड्रोजन, अणुसूत्र सेम है, लेकिन संरचना सूत्र क्या है, अलग अलग है ना। अणुसूत्र तो सेम और संरचना सूत्र अलग अलग, संभावतः अलग अलग प्रकार की होती है, आपने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा। तो ये बात है। अब अगर इसका क्लोरीनीकरण करें ब्यूटेन का, तो हो सकता है क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाए, हो सकता है यहाँ पे जुड़ जाए, हो सकता है इसी 2 पे जुड़ जाए, तो बहुत से तरह के अलग अलग कंपाउंड्स बनेंगे, है ना, और अलग अलग प्रकार के समावयवी बनेंगे, है ना। तो एक लाइन इसमें ये हो रहा है कि मेथेन को छोड़कर, मैंने लिखा है मेथेन को छोड़कर, तो मेथेन में देखो क्या बन सकता है, एक ही कार्बन है, एक कार्बन है तो एक ही जगह क्लोरीन ऐड हो सकता है, तो इसमें समावयवी नहीं बनते। इसलिए मैंने लाइन लिखी है क्या कि एल्केन के क्लोरीनीकरण मेथेन को छोड़कर प्रकाश की उपस्थिति में कराया जाता है तो एल्किल हैलाइड के समावयवी यौगिक प्राप्त होते हैं। तो मेरा ख्याल आप समझ चुके होंगे किस प्रकार से मैं कह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा एल्केन से इतना ही बना सकते हैं अपन ने किया कि हाइड्रोकार्बन से एल्किल हैलाइड का निर्माण कैसे करेंगे, तो मैंने कहा कि एल्केन द्वारा करेंगे। एल्केन में सबसे अपन ने क्लोरीनीकरण किया, उसके बाद ब्रोमीनीकरण, आयोडीनीकरण और फ्लोरीनीकरण। आयोडीनीकरण में ये प्रबल अपचायक होता है, ये थोड़ी सी बात है ध्यान में रखनी है। हालांकि आपकी बुक में केवल क्लोरीनीकरण ही दिया है तो बस उतना ही याद रखना आप, ठीक है, ये एक्स्ट्रा हो गया थोड़ा सा। चलो अगला, एल्कीन से एल्किल हैलाइड कैसे बनाएंगे, तो बी पार्ट है एल्कीन से, हेडिंग लगा लो एल्कीन से, एल्कीन से। इसके पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएंगे बच्चों, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, तो वीडियो के टाइटल है उसको सर्च करिएगा, आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप नोट्स देख सकते हैं, ठीक है, उसमें सारी थ्योरी वगैरह है। चलिए, एल्कीन से अगर एल्किल हैलाइड हमको बनाना है तो हमें अभिक्रिया करवानी पड़ेगी बच्चों HX से, है ना, हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया किससे करानी पड़ेगी, हैलोजन अम्ल। HX के ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया। अम्ल कहते हैं इसे क्योंकि H+ देता है, और हैलोजन अम्ल क्योंकि इसके साथ हैलोजन जुड़ा हुआ है। HX के लिए बोला गया है क्या, हैलोजन अम्ल, आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें आप लिखो, फिर मैं आपको समझाऊंगा। देखो बच्चों, मैंने क्या कहा, हैलोजन अम्ल से अभिक्रिया, तो एल्कीन की अभिक्रिया यदि HCl भले ही HBr भले ही HI, इन तीनों से किसी एक से करवाने पर एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। कैसे होगा, जैसे अपन ने ये एक एल्कीन ले ली, ये अपन ने क्या ले ली, एक एल्कीन ले ली, इसकी अभिक्रिया अगर HX से करवाएं, HX की जगह हो सकता है HCl हो, HBr हो या HI हो, इन तीनों में से कोई भी हो सकता है। अगर इसके साथ अभिक्रिया करवाएं तो ये टूटेगा किस में, H+ में और X- में। याद रखने का तरीका बता रहा हूँ मैं, हालांकि ऐसा होता नहीं है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये, उस हिसाब से ये कंप्लीट होती है, लेकिन कोई बात नहीं, आप एक बार के लिए याद रख सकते हो। यहाँ पे जुड़ जाएगा क्या बच्चों, हैलोजन, और ये जुड़ गया यहाँ पे बच्चों क्या, हाइड्रोजन। इस प्रकार से जुड़ाव होता है। तो कैसे जुड़ेगा, क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो उसके लिए एक नियम दिया जाता है बच्चों, नियम का नाम है क्या, मार्कोनिकोफ नियम। तो इसके नीचे आप लिखो यह उत्पाद अगर नहीं पढ़ रखा तो इसमें आप छोटी सी बात लिख लो, मार्कोनिकोफ नियम क्या होता है, गलत ट्रायंगल बन गया यार,
ये लो, इस बार सही बनेगा। मार्कोनिकॉफ नियम क्या होता है, इसमें लिख लो आप छोटी सी बात। असममित एल्कीन में, असममित कहता है कि असममित एल्कीन में अम्लीय हाइड्रोजन, अम्लीय हाइड्रोजन कौन सा, HX वाला, HX में जो एक हाइड्रोजन है ना वो टूटेगा तब वहाँ जुड़ेगा जहाँ एल्कीन में पहले से हाइड्रोजन अधिक है। अब देखो ये टूटा H+ में और X- में, यही बात है। ये X- कहाँ जुड़ा, इस कार्बन पे, और H+ कहाँ जुड़ा, इस कार्बन से। देखो इन दोनों कार्बन की अगर तुलना करें, कौन से की, इस कार्बन की और इस कार्बन की यदि तुलना करें तो ज़्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, निश्चित तौर पे इस हाइड्रोजन के पास, इस कार्बन के पास है। कितने, 2 हाइड्रोजन, इसके पास केवल 1 है। देखो यहाँ 2 हाइड्रोजन है इस कार्बन के पास, यहाँ केवल 1 है, तो हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पहले से ज़्यादा हाइड्रोजन है। तो देखो यहीं पर जुड़ा हुआ है, समझ गए बात। तो ये है बच्चों अपना मार्कोनिकॉफ रूल। आपको बात समझ में आई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे चलें, चलो जी, नेक्स्ट आप लाइन लिखो। हाँ जी, तो यह अभिक्रिया किस प्रकार की होती है बताओ, इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक प्रकार की अभिक्रिया होती है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है ये, इसकी क्रियाविधि है इस प्रकार की। तो मैं आपको थोड़ी सी क्रियाविधि बता देता हूँ, हालांकि आपकी किताब में ये है नहीं। होता क्या है कि एल्कीन की जब अभिक्रिया करवाते हैं अपन, किसमें, हैलोजन अम्लों के साथ, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। हालांकि क्रियाविधि आपकी 12th क्लास में बिल्कुल भी नहीं पूछी जाएगी, कभी भी नहीं पूछी जाएगी, लेकिन आप याद रखने के लिए देख सकते हो। ये मान लो आपके पास कोई एल्कीन है और अपने पास क्या है, अम्ल भी है, HX। अम्ल का H+ क्या करेगा, ये जो अम्ल का H+ है ये वाला, ये ठीक है, यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, ये लो जी। अम्ल का जो ये H+ है ये कहाँ अटैक करेगा, अम्ल के H+ को देख के ये जो डबल बॉन्ड है ना बच्चों, ये शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन पे। इसके कारण कंडीशन बनेगी ये वाली। अब ये हाइड्रोजन कहाँ जुड़ जाएगा, इस कार्बन पे, ये जुड़ गया यहाँ पे हाइड्रोजन, और यहाँ पे आ गया बच्चों पॉजिटिव चार्ज। यानी कि एक प्रकार का रिएक्शन में मध्यवर्ती बन गया। और किस प्रकार का मध्यवर्ती है, कार्बोकैटायन है। अगर मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बन रहा है, अगर मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बन रहा है तो रिएक्शन SN1 या SN2 के आधार पर होगी, है ना। किसके आधार पर होगी, SN1 के आधार पर। जाने दो उस बात को। तो मध्यवर्ती बन गया बच्चों क्या, कार्बोकैटायन। मध्यवर्ती क्या होते हैं, मध्यवर्ती दो अभिक्रिया के बीच में बनते हैं, है ना। उनकी कोई भौतिक अस्तित्व नहीं होता, लेकिन वो बीच में बनते हैं और वापस बिगड़ जाते हैं। अब यहाँ से आगे अटैक करेगा क्या, इसको मैं साइड में लिख देता हूँ, ये लो, ये मध्यवर्ती बन गया कार्बोकैटायन। अब आगे यहाँ से आगे क्या करेगा, X- अटैक करेगा, है ना। अपने पास क्या था, HX था, तो H+ तो यहाँ अटैक कर लिया, X- क्या करेगा, आगे अटैक करेगा, ये लो जी। तो X- अटैक करेगा और क्या बनेगा, RCH, यहाँ पे जुड़ जाएगा X, और यहाँ पे जुड़ गया था अपना क्या, हाइड्रोजन। ये होती है इसकी क्रियाविधि। ये क्या है बच्चों, क्रियाविधि, मैकेनिज्म। याद नहीं रखनी है, समझने के लिए आप ध्यान दे सकते हो, समझ गए। तो हाइड्रोजन कहाँ जुड़ रहा है, जहाँ पहले से हाइड्रोजनों की संख्या ज़्यादा है। मध्यवर्ती कार्बोकैटायन बन रहा है तो अपन कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, 3 डिग्री ज़्यादा बनेगा, 2 डिग्री ज़्यादा बनेगा। यानी कि जब अपन रेट ऑफ रिएक्शन की अगर देखें तो कौन से की रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी, तो हम कहेंगे कि कार्बोकैटायन जो ज़्यादा स्थायी होगा उसकी रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगी। लेकिन 12th स्टैंडर्ड में इतना उपयोगी है नहीं, आप केवल 12th में परसेंटेज बनाने हैं अपने को, है ना।
चलिए इसका एग्जाम्पल दे देता हूँ मैं। मान लो अपने पास वो एल्कीन है इस प्रकार से, CH3CH2CH डबल बॉन्ड CH2, और अपने ने अभिक्रिया करवानी है HBr की। तो निश्चित सी बात है HBr टूटेगा तो किस में जाएगा, एक तो H प्लस में और एक Br माइनस में, यही बात है। ये रे डबल बॉन्ड के कार्बन, एक तो ये रहा एक ये रहा, इनमें हाइड्रोजन तो वहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या पहले से ज़्यादा है, यानी कि कौन से कार्बन पे, इस कार्बन पे, यही बात है। तो जोड़ दो बस, सिंपल सी बात है। तो बन जाएगा अपना क्या, CH3CH2CH2, यहाँ तो जुड़ जाएगा हाइड्रोजन और यहाँ जुड़ जाएगा अपना ब्रोमीन। कोई दिक्कत वाली बात है? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो बच्चों, मान लो अपने पास है क्या, CH3, हालांकि ये आपकी बुक में नहीं है बिल्कुल भी पुनर्विन्यास वगैरह, लेकिन एक एग्जाम्पल करवा देता हूँ, ध्यान में बिल्कुल भी नहीं रखना है, ठीक है। और ये ले लो आप, ठीक है, ये ले लियो, HBr डाल दिया। तो उत्पाद कैसा बनेगा, तो आप कहोगे सर HBr से एक तो H प्लस के रूप में हाइड्रोजन निकलेगा, दूसरा Br माइनस के रूप में ये निकलेगा। H प्लस जहाँ जुड़ेगा जहाँ हाइड्रोजन की संख्या पहले से ज़्यादा है, और ब्रोमीन जस्ट उसके पास वाले कार्बन पे, आप ऐसा ही कहोगे। और ऐसा कह के आप उत्पाद बना दो, ये क्या, CH3CH3CH, यहाँ पे आप जोड़ दोगे ब्रोमीन और यहाँ पे आप जोड़ दोगे क्या, हाइड्रोजन। लेकिन बच्चों ये उत्पाद गलत है। यहाँ से होगा क्या, वास्तव में मार्कोनिकोव नियम इस तरह से काम नहीं करता। हमें हमेशा ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन देखना होता है, अधिक स्थायी कार्बोकेटाइन। तो ये अभिक्रिया मेन रूप से जो होगी वो इस प्रकार से होगी, पहले कार्बोकेटाइन बनेगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ ये चीज़ बनेगी, ये चीज़ बनेगी। अब कार्बोकेटाइन यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, लेकिन ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन भी बन सकता है। कैसे, ये वाला जो हाइड्रोजन है, कौन सा वाला, ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके से। तो इसको मैं थोड़ा सा ढंग से दिखाता हूँ आपको। इस वाले हाइड्रोजन को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, ये लो, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यह हाइड्रोजन यहाँ से टूट के इस कार्बन के पास चला जाएगा। तो कंडीशन क्या बनेगी, CH3 और ये हाइड्रोजन चला गया है यहाँ पे और पॉजिटिव चार्ज आ गया है यहाँ पे। अब देखो बच्चों, ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था, ये देखो आप, ये यहाँ पे 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये कितना बन गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन गया। ये ज़्यादा स्टेबल हो गया, ज़्यादा स्थायी। पुनर्विन्यास के कारण क्या हो गया, ज़्यादा स्थायी। हाइड्रोजन शिफ्टिंग 11वीं क्लास में आपको नहीं पढ़ रखा होगा, लेकिन नहीं पढ़ा तो भी कोई बात नहीं, आपको ऐसी तरह की चीज़ें 12th क्लास में नहीं पूछी जाती, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है, तो ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पे क्या जुड़ेगा बच्चों, जो ये कार्बोकेटाइन है यहाँ पे जुड़ जाएगा अपना ब्रोमीन, ये जुड़ेगा यहाँ पे अपना ब्रोमीन। बात समझ में आती है? चलो आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जाम्पल देखो। हाँ, ये एग्जाम्पल आपकी बुक में है। मान लो आपको एल्कीन दे दी इस प्रकार की, ये लो, इस प्रकार की एल्कीन दे दी और यहाँ पे लिख दिया क्या, HCl परऑक्साइड, HCl या HBr लिख दिया, HBr वाला कर लेते हैं पहले, HBr परऑक्साइड लिख दिया। तो आप कहोगे सर परऑक्साइड लिख दिया तो क्या हो गया, टूटेगा तो ये भी ऐसे ही। HBr जो है वो H प्लस देगा, हमें मालूम है, और Br माइनस देगा, ये भी हमें मालूम है। और H प्लस आपने बताया था कहाँ जोड़ना है, जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा हो, और Br माइनस उसके जस्ट बगल वाले कार्बन पे। तो हम बना देंगे क्या कि CH3 CH2 CH, यहाँ पे जोड़ देंगे हम ब्रोमीन और यहाँ पे जोड़ देंगे हम हाइड्रोजन। लेकिन ये गलत है बच्चों। तो मार्कोनिकोव रूल तो यही कहता है ना कि हाइड्रोजन वहाँ जोड़ना है जहाँ हाइड्रोजन की संख्या पहले से ज़्यादा है। तो सर कैसे करें, तो बच्चों मार्कोनिकोव रूल लागू नहीं होता यहाँ पे। तो
पेरोक्साइड में जो ये रिएक्शन होती है ना, ये रेडिकल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होती है। फ्री रेडिकल क्रियाविधि द्वारा ये होती है, एडिशन रिएक्शन नहीं है। इससे पहले वाली अपनी करीब एडिशन रिएक्शन थी, लेकिन ये पेरोक्साइड वाली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से होगी, है ना। इसमें कोई शिफ्टिंग वगैरह नहीं होती। तो एक हेडिंग डाल के आप लिखो क्या, पेरोक्साइड, छोटी सी बात है, अलग लिख लो, ये आपकी बुक में भी थोड़ी सी चर्चा दे रखी है। पेरोक्साइड या खरास इफेक्ट, पेरोक्साइड या खरास इफेक्ट, या लिख लो एंटी मार्कोनिकोव रूल, एंटी मार्कोनिकोव नियम। इसमें होगा क्या कि जस्ट इसका उल्टा जुड़ेगा, यानी कि मार्कोनिकोव नियम कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा है, लेकिन एंटी मार्कोनिकोव रूल में या खरास इफेक्ट में या पेरोक्साइड जब हो तो मार्कोनिकोव नियम का जस्ट उल्टा होगा। यानी क्या, जैसे मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे आपको दे दिया RCH डबल बॉन्ड CH2 और आपको लिख के दे दिया HBr, और दूसरी कंडीशन में आपको लिख के दे दिया HBr और उसके साथ पेरोक्साइड। HBr वाला जो केस है, ये वाला जो केस है, यहाँ तो कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। तो आप कैसे जोड़ोगे, मार्कोनिकोव रूल के अनुसार। मार्कोनिकोव रूल क्या कहता है कि हाइड्रोजन वहाँ जुड़ेगा जहाँ पहले से हाइड्रोजन ज़्यादा है, यानी कि RCH यहाँ और CH2 यहाँ तो जोड़ दोगे हाइड्रोजन को, यहाँ पे ब्रोमीन को। लेकिन जो ये वाली कंडीशन है, यहाँ पे लगता है बच्चों क्या, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। क्या, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। यहाँ एंटी मार्कोनिकोव रूल चलता है, यानी कि आप कहाँ जोड़ोगे हाइड्रोजन को, जहाँ हाइड्रोजन कम है, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे बच्चों क्या जोड़ोगे आप, ब्रोमीन। ये है एंटी मार्कोनिकोव रूल। बात समझ गए। तो आप ये सवाल भी पूछ सकते हो यहाँ पे कि सर अगर मान लो RCH2 हमें दे दे, RCH डबल बॉन्ड CH2 हमें दे दिया मान लो HBr, हमें दे दिया मान लो HBr प्लस पेरोक्साइड, और हमें दे दिया मान लो HCl, और हमें दे दिया मान लो HCl प्लस पेरोक्साइड। तो कैसे बनाएंगे उत्पाद, बिल्कुल सिंपल है बच्चों। HBr है तो वही मार्कोनिकोव रूल, एमओ रूल के हिसाब से आप लिख सकते हो। क्या बनाओगे, हाइड्रोजन को वहाँ जोड़ोगे जहाँ पे पहले से हाइड्रोजन की संख्या क्या है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ गया, यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ब्रोमीन। पेरोक्साइड दे दिया तो जस्ट उल्टा कर दो। समझते हो बात को, जस्ट क्या कर दिया, उल्टा। HCl के केस में एमओ रूल चलेगा, करवा दिया मैंने आपको। एमओ रूल चलेगा तो क्या होगा, यहाँ पे जुड़ेगा क्या, क्लोरीन, और यहाँ पे जुड़ेगा क्या बच्चों, हाइड्रोजन। HCl पेरोक्साइड, बोले सर पेरोक्साइड दे दिया, अब तो एंटी मार्कोनिकोव रूल चलना चाहिए, एंटी मार्कोनिकोव रूल चलना चाहिए है, नहीं, एंटी मार्कोनिकोव रूल नहीं चलेगा। बिल्कुल कौन सा रूल चलेगा फिर, एमओ रूल ही चलेगा। यानी कि पेरोक्साइड प्रभाव, यानी कि जो खरास प्रभाव है, केवल एक ही केस में लगता है। कौन से केस में, इस केस में, ओनली यहाँ पर पेरोक्साइड प्रभाव लगता है। तो आप नोट लगा के लिख लो कि पेरोक्साइड प्रभाव केवल HBr के केस में लगता है। तो ये विधियाँ थी बच्चों एल्किल हैलाइड बनाने की, किससे, एल्केन से, हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन में अपन ने देखी एल्केन और एल्कीन से। नेक्स्ट पढ़ेंगे एल्कोहल से कैसे बना सकते हैं अपन, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।